यस मैम। यस, सो वी वर स्टडिंग चैप्टर 1। हमारे हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, राजाओं महाराजाओं के बारे में, कॉलोनियल के बारे में, जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर आएगा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्या, कोई बताएगा? जेम्स मिल। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था क्या? बुक का नाम क्या था? जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी, हिस्ट्री। अ हिस्ट्री ऑफ, बोलो किसी को तो याद होगा, इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी, जेम्स मिल ने लिखी थी। और इन्होंने हमारा जो भारत की इतिहास है, हिस्ट्री है, उनको तीन पीरियड्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन काफी सारे, यस गुड, काफी सारे जो ब्रिटिशर्स, काफी सारे जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस चीज को, इस पीरियडाइजेशन, इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड फिर से हमारी इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप्स के अंदर। और वो कौन कौन से थे वो तीनों ग्रुप? देवर एंशिएंट, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारा जो ये पीरियड है, उसे कैटेगराइज किया 3 ग्रुप्स के अंदर, एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो ब्रिटिशर्स ने हमारी सामाजिक रूप से परिवर्तन किया, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए। और ये जो चेंजेस आते हैं, जब किसी कंट्री पर कोई दूसरा कंट्रोल करता है और उससे ये जो चेंजेस आते हैं, यही हमारा कॉलोनाइजेशन कहलाता है, हमने कल पढ़ा था। तो इसीलिए जो मॉडर्न पीरियड है, जिसमें टेक्निकली साइंस के बेसिस पर भी काफ़ी सारी चेंजेस आए, इसीलिए इसे हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियड को। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जो इतिहासकारों ने, आज हम देखते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब के बारे में तो हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, या फिर जब मुस्लिम्स हमारे यहाँ पर आए, जो अटैक्स हुए हमारी कंट्री पर, तो उस टाइम के बारे में, हम तो वहाँ थे ही नहीं, तो उस टाइम के बारे में आज से 100, 200, 250 साल पहले हम थे ही नहीं, तो वो नॉलेज हमारे पास कैसे है? तो इतिहासकारों ने उसे लिखा, हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहाँ से वो नॉलेज प्राप्त करी और कैसे उन्होंने लिखा, ये सब हम जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, जो भी राज कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा था जब ब्रिटिशर्स ने राज किया तो ब्रिटिशर्स के जो राइटर्स होते थे वो लोग लिखा करते थे अपने वाइसरायज के बारे में, है ना, तो वो लोग लिखा करते थे। सिमिलरली जो भी प्रशासन, जो भी राज कर रहा होता था ना, वो रिकॉर्ड्स तैयार कर रखते थे। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का है वो क्या है? वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल। जो ब्रिटिशर्स थे, जब अंग्रेज हमारे इंडिया के अंदर आए तो वो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे, और उन्हीं रिकॉर्ड से हमें क्या पता चला कि अंग्रेजों ने ये काम किए थे। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो ये मानते थे कि लिखना जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। इवन आप भी जब पढ़ाई करते हो ना, अगर आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अगर आप सोचो मैंने लर्न कर लिया, हाँ हो गया, और वहीं पर आप अगर उसे लिख कर देखोगे ना, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लर्न किया और उसे आपने फिर लिख कर देखा, ठीक है, लिख कर ट्राई किया, अगर आप ऐसा करोगे, उसे लिख कर देखोगे तो आपकी स्पेलिंग एरर सामने आएंगी। अगर एक भी वर्ड आप भूल रहे हो तो वो भी सामने आएगा, और आपका आंसर आपको एकदम 100% याद हो जाएगा, है ना, कोई कमी नहीं रहेगी। तो अंग्रेज लोग क्या मानते थे कि जो राइटिंग वर्क है, ये लिखने का जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो एक एक चीज़ को लिखा करते थे, है ना। एवरी इंस्ट्रक्शन, कोई भी जो आदेश आता था, कोई प्लान आता था, या कोई नीति पॉलिसी आती थी, या कोई भी डिसीजन लिया जाता था, या फिर कोई अग्रीमेंट, कोई समझौता किया जाता था अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में, या किसी के भी साथ, ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट होता था या कोई छानबीन करी जाती थी, इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, तो उसको साफ साफ लिखा जाता था क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। एक एक चीज़ को अंग्रेज क्या करते थे? लिखा करते थे। ठीक है, वंस दिस वॉज डन, और एक बार जब सारी चीज़ें हो जाती थी तो फिर उस चीज़ को, जैसे अगर कोई नीति लाई गई, कोई प्लान लाया गया, या फिर कोई केस है, किसी का मर्डर केस है, या कहीं चोरी हो गई, अगर ऐसा कोई भी केस होता था, कहीं डकैती हुई, चोरी हुई,
कोई भी केस है उसकी छानबीन की जाती थी, फिर उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा लिखा जाता था, और उस इन्वेस्टिगेशन को जब लिखने का काम ये जब पूरा हो जाता था तो फिर उसको अच्छे से पढ़ा जाता था, उसका अध्ययन किया जाता था और बैठ कर उस पर डिबेट की जाती थी। डिबेट मतलब डिस्कस किया जाता था कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, या फिर ये इसका और क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस की जाती थी। ठीक है, दिस कन्वेंशन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और ये जो तरीका था कि हर एक चीज़ लिखी जाती थी, उससे क्या हुआ, हमारे पास लिखावट में आ गई, रिपोर्ट्स आ गई, ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारे पास आ गई। ठीक है, यस, हाँ, आई हैव टर्न्ड इट ऑफ, डोंट वरी। यस, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट, ब्रिटिशर्स ने ये भी महसूस किया कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो लेटर्स थे, जिनको बहुत, अंग्रेज़ों ने ये भी महसूस किया कोई लेटर है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, वो बहुत संभाल के रखने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने भी ये महसूस किया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो कुछ लेटर्स हैं जिनको संभाल के रखा जाना चाहिए, तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम भी बनवा लिए। ठीक है, रिकॉर्ड रूम भी बनवा लिए। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे, जैसे कोर्ट है या फिर वाइसरॉय का ऑफिस है, किसी का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन कर रहे हैं, उनके ऑफिसेस के पास, उनके ऑफिसेस के साथ साथ रिकॉर्ड रूम भी बनवाए जाते थे, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स उस रिकॉर्ड रूम के अंदर संभाल कर रखे जा सके। जो विलेज, गांव के तहसीलदार का जो ऑफिस था, मतलब गांव का तहसीलदार मतलब कलेक्ट्रेट। ठीक है, जो कलेक्ट्रेट था, या तो गांव का तहसीलदार या कलेक्ट्रेट या फिर कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था, या फिर जो सेक्रेटरीट्स वगैरह होते थे या कानून कोर्ट्स वगैरह होते थे, तो इन सभी के अंदर, ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होते थे, रिकॉर्ड रूम्स होते थे, ताकि उनके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जा सके संभाल कर। स्पेशलाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके अंदर आर्काइव्स थे। आर्काइव्स मतलब वही रिकॉर्ड रूम्स को ही आर्काइव्स कहते हैं। उनके अंदर म्यूजियम्स भी बनाए गए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वहाँ पर रखे जा सके। अब वहाँ पर जब रिकॉर्ड रखे हुए थे, तो हमें हिस्टोरियन जो है उन्हीं रिकॉर्ड रूम में जाकर उन्हीं आर्काइव में से उन्होंने वो लेटर्स या जो भी डेटा कलेक्टेड अंग्रेज़ों ने किया, वो सब पढ़ा, और हमें पता लग गया कि उस समय पर किसने क्या किया और क्या हुआ होगा। जो लेटर्स और जो मेमोज होते हैं, ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते थे पहले। ठीक है, इन दी अर्ली 19th सेंचुरी में ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते थे, और इनको हम आज भी आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। आप नोट्स और रिपोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो प्रिपेयर करते थे, या फिर जो इंस्ट्रक्शन और जो डायरेक्टिव आते थे, जो ऑफिशियल के द्वारा दिए जाते थे, उनको भी हम पढ़ सकते हैं। एट दी टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, जो ऊपर के जो भी प्रशासन करता हैं, उनके पास हम इनको प्राप्त करके इनको पढ़ सकते हैं। पहले 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनको ध्यान से कॉपी भी किया जाता था। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, तो अच्छे से ध्यान से इनको कॉपी भी किया जाता था, और अच्छे से जो कैलीग्राफिस्ट, यहाँ एक वर्ड आ रहा है हमारा कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो सुंदर सुंदर राइटिंग लिखते हैं ना, उनको कैलीग्राफर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कैलीग्राफिस्ट होते थे, जो अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखते थे, उनके द्वारा इनको लिखा जाता था, इनकी कॉपी बनाई जाती थी, सुंदर तरीके से इन्हें लिखा जाता था। ठीक है, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जिनके पास स्पेशल गुण होता है, जो स्पेशलाइज होते हैं किस चीज़ के, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उन्हें हम कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलीग्राफिस्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कॉपी बनाई जाती थी, सुंदर सुंदर तरीके से उन्हें लिखा जाता था, रखा जाता था उनकी कॉपीज़ बनाकर। ठीक है, बाय द मिडिल ऑफ द, ये तो थी 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात। ठीक है, 19th सेंचुरी का जब मिडिल आ गया, तब तक विद द स्प्रेड ऑफ, तब तक प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी कॉपीज़ प्रिंट भी की जाने लगी। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसके जाने से पहले, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में इसको भेज रहे हैं, तो उसकी पहले ही काफ़ी सारी कॉपीज़ बना ली जाती थी। रिपोर्ट्स टू दी होम डिपार्टमेंट, देखो एक रिपोर्ट हमारे यहाँ पर दी गई है। 1946 के अंदर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, वो कोशिश कर रही थी कि एंड ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी, वो क्या कर रही थी, वो जो हमारी इंडियन नेवी है, उसके जो शिप्स हैं, उन पर उन्होंने
अटैक किया। ठीक है, हेयर इज अ सिंपल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। अब अलग अलग जगहों से जो हमें रिपोर्ट्स मिली वो दे रखी है हमें। बॉम्बे से अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। बॉम्बे से क्या रिपोर्ट आई कि सारे अरेंजमेंट किए जा चुके हैं, क्या करने के लिए, हैड बीन मेड फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए सारे अरेंजमेंट किए जा चुके हैं ताकि वो शिप्स को और जो भी चीज़ें हैं नेवी की उन सबको हथिया लें, उनको टेक ओवर कर लें। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड दी हार्बर, और ये भी बताया गया कि जो नेवी के शिप हैं, इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं वो बाहर रखे गए हैं। कराची की रिपोर्ट आई 301 mutineers आर अंडर अरेस्ट एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, कि 301 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और कुछ लोगों को अभी भी अरेस्ट करना बाकी है। ये सारी जो एस्टेब्लिशमेंट हैं ये सारे मिलिट्री गार्ड के अंदर किए जा रहे हैं। और एक और रिपोर्ट दी गई है विशाखापट्टनम की, वो क्या कहती है, द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। इसमें ये कहा गया है कि जो भी पोजीशन है ये शिप्स को अपने अंडर लेने की, ये पूरी ही कंडीशन अंडर कंट्रोल है और कोई भी हिंसा होने के चांस नहीं है, और इसमें कोई हिंसा हुई भी नहीं है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स, जो मिलिट्री के गार्ड्स हैं उनको शिप्स पर पहुंचाया जा चुका है और जो भी जगहें हैं उन सभी पर पहुंचाया जा चुका है, और कोई भी मुसीबत एक्सपेक्ट नहीं की जा रही एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। और कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, सिर्फ कुछ लोग हैं जो काम करने से इनकार कर रहे हैं। तो जब हमारी रॉयल इंडियन नेवी को अंडर कंट्रोल लिया जा रहा था तो उस टाइम अलग अलग जो रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुई वो हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, जो सर्वे किया जाता है, सर्वे मतलब अलग अलग लोगों से पूछा जाता है, तो ये सर्वेज इम्पॉर्टेंट हो गए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब कॉलोनियल प्रशासन था, कॉलोनियल मतलब जो चेंजेस आ रहे थे सामाजिक रूप से और हर प्रकार से जो परिवर्तन आ रहे थे, तो जब ये प्रशासन चल रहा था तो सर्वे करना काफ़ी कॉमन सा इस्तेमाल बन गया था कि लोगों से पूछा जाता था। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग थे, वो ये मानते थे कि एक देश को अच्छे से मालूम होना चाहिए, कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन, एक कंट्री की, देश की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसको अच्छे से उस पर राज करने से पहले, उस पर एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले, उस पर प्रशासन करने से पहले उस देश के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो जब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई उस टाइम पर सर्वे किए गए, सर्वे मतलब लोगों से पता किया गया, सर्वे किए गए टू द मैप carried out were being carried out to map the entire country, पूरी कंट्री का, पूरे देश का पता लगाने के लिए कि कैसा देश है, देश के बारे में जानकारी लेने के लिए सर्वे किए गए। गांव के अंदर रेवेन्यू सर्वेस कंडक्ट किए गए। ठीक है, इनका मुद्दा क्या था, इनका उद्देश्य क्या था कि ये जान सके वहाँ की ज़मीन कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वहाँ कैसे पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ का लोकल इतिहास क्या है, वहाँ का क्रॉपिंग, फसलों का पैटर्न क्या है, और ये सारे फैक्ट ज़रूरी थे। किसी भी क्षेत्र पर प्रशासन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना ये ज़रूरी था, तो ये सारी जानकारी ली गई। ठीक है, और ये तो 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ, और 19वीं सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 19वीं सेंचुरी काफ़ी सारे ऑपरेशन हर 10 साल में चलाए जाने लगे। ठीक है, सेंसस ऑपरेशन हर 10 साल में जो ऑपरेशन चलाए जाने लगे, देवर सेंसस ऑपरेशन, वो चलाए जाने लगे। ये जो तैयार किए गए डिटेल रिकॉर्ड्स थे ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जो भी पूरा डिटेल तैयार किया गया कि इंडिया की अलग अलग जगहों पर कौन से लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, कौन सी कास्ट के रहते हैं, कौन से धर्म के हैं, उनका काम व्यापार, उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल इसकी तैयार की गई। काफ़ी सारे सर्वेस किए गए, काफ़ी सारे और सर्वेज भी किए गए, बॉटनिकल सर्वेज किए गए, पौधों को लेकर, जानवरों को लेकर, क्या आर्कोलॉजी है उसको लेकर, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज और फॉरेस्ट सर्वेज, ये सारे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड सर्वेज अंग्रेज़ों ने किए। कौन कौन से? बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और फॉरेस्ट सर्वेज। उन्होंने सब छानबीन कर ली कि ये पूरा देश कैसा है, यहाँ क्या क्या पाया जाता है, यहाँ क्या क्या है, हर एक चीज़ की छानबीन कर ली किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने।
क्योंकि वो लोग क्यों करे ये छानबीन, ये सर्वे क्यों करे गए, क्योंकि वो ये मानते थे कि किसी भी देश को एडमिनिस्टर करने से पहले, किसी भी देश पर प्रशासन करने से पहले उस देश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या चीज़ें हमें पता नहीं लगती, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। ये इतने सारे जो रिकॉर्ड्स रखे गए, यहाँ एक वर्ड आया वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल। ये जो विशाल भंडार था हमारे पास रिकॉर्ड्स का, उन रिकॉर्ड से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ हमें ऑफिस के लोग क्या सोच रहे हैं, ऑफिस के लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑफिशियल लोग हैं, जो प्रशासन कर रहे हैं, वो लोगों का ही, उन्हीं का ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। वॉट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो लोग किस चीज़ में इच्छुक थे, वो लोग क्या सोचते थे, और वो अपना वॉट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, वो क्या क्या चीज़ें बचा के रखना चाहते थे, उन्हीं सब के बारे में इन रिकॉर्ड से हमें पता चला, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें कभी भी ये नहीं पता चला कि देश के जो बाकी लोग थे वो क्या महसूस करते थे और वो किन चीज़ों में, व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनके एक्शंस के पीछे क्या कारण हुआ करते थे, ये चीज़ें हमें पता नहीं लगी। जैसे अंग्रेज़ों ने ये तो लिख दिया कि भाई इन्होंने अटैक किया, लेकिन इन्होंने क्यों अटैक किया ये कारण हमें पता नहीं लग पाए। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, और ये जानने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नहीं, कहीं और देखना पड़ेगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर, और फिर जब हमने और सोर्सेज को ढूंढना चालू किया तो हमें काफ़ी सारे मिले। हालांकि ज़्यादा मुश्किल था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो आसानी से मिल जाते थे क्योंकि रिकॉर्ड रूम्स वगैरह बनाए गए थे, लेकिन बाकी जो रिसोर्सेज हैं, बाकी जो रिकॉर्ड हैं, उनको ढूंढना मुश्किल था। हमारे पास लोगों की डायरीज थी, जो पिलग्रिम्स थे, ठीक है, जो संत साधु वगैरह हुआ करते थे, उनके हमें अकाउंट्स मिले, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स मिले, ऑटोबायोग्राफीज मिली, काफ़ी सारे महान लोगों की जो जीवन की कथा थी, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं उनको, वो भी मिली, और कुछ पॉपुलर बुक्स मिली जो कि लोकल बाज़ार में बेची जाती थी। जैसे जैसे प्रिंटिंग फैलती गई तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगे, इश्यूज़ भी लोगों में डिस्कस किए जाने लगे। जो लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे अपने आइडियाज़ को पूरे देश में पहुंचाने के लिए उन्होंने लिखना भी चालू किया। कवियों ने, जो नॉवलिस्ट थे, वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए उन्होंने लिखना चालू कर दिया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी थी तो ये पब्लिश होने लग गए। ये सारे ही सोर्सेज हालांकि ये प्रोड्यूस किए गए थे सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा जो इंडिया के अंदर पढ़े लिखे थे। जो पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग तो ये भी नहीं कर पाए, ठीक है। जो लिटरेट लोग थे उनके द्वारा ये सारे रिसोर्सेज तैयार किए गए। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव बाई द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स। लेकिन ये सब जो लिखा गया, इन सब के द्वारा भी हम वो नहीं जान सकते कि जो आम लोग थे, जो किसान थे, जो मेहनत करने वाले परिश्रमी लोग थे, ठीक है, जो आम जनता थी, उन्होंने कैसा महसूस किया ये हम नहीं जान सकते। जो वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, गलियों में जो रहते थे या फिर जो खानों में जो काम करते थे, परिश्रमी वर्कर्स, उनकी लाइफ के बारे में जानना हमारे लिए और भी मुश्किल काम है। फिर भी ये किया जा सकता है अगर हम एक और कोशिश करें। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम आम जनता के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक आर्टिकल दे रखा है हमारे यहाँ पर। इंसान, ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स वो यूज़, इंसान के कंजम्पशन के लिए नॉट फिट मतलब सही नहीं है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो न्यूज़पेपर होते थे उसके अंदर अलग देश के अलग अलग कोनों में क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं वो सारे न्यूज़पेपर में आते थे। हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। हमारे यहाँ पर हमारे बुक में 1946 में पुलिस की जो स्ट्राइक की हड़ताल 1946 में वो गिवन है। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries. 2000 से भी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसमैन हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने थर्सडे मॉर्निंग में अपना खाना लेने से इनकार कर दिया। किस रूप में? अपने विरोध के रूप में, क्योंकि
किस चीज़ का विरोध कर रहे थे वो? अपनी कम सैलरी और जो बैड क्वालिटी का फूड, उनको खाना बहुत बेकार दिया जाता, सैलरी उन्हें बहुत कम दी जाती थी पुलिस लाइन किचन के द्वारा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ के विरोध में, कम सैलरी और जो गंदी क्वालिटी का फूड उन्हें दिया जाता था, उसके विरोध में थर्सडे मॉर्निंग को लगभग 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने दिल्ली में खाना लेने से इनकार कर दिया। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन, अब जैसे ही ये खबर बाकी पुलिस स्टेशन में पहुंची तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी अपना खाना लेने से इनकार कर दिया। और एक स्ट्राइकर ने, एक हड़तालकर्ता ने क्या कहा? द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम पुलिस लाइन किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि पुलिस लाइन किचन से जो हम पुलिस वालों को खाना दिया जाता है वो खाना इंसान के खाने लायक नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट, इवन यहाँ तक कि जो जानवर है ना, गाय बैल, वो भी ये दाल रोटी जो हमें दी जाती है वो दाल रोटी खाने से इनकार कर देंगे। ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हमें दी गई है। तो ऐसे हमें बाकी सिर्फ ऑफिस वालों का ही नहीं, बाकी लोगों के बारे में भी पता चला, ठीक है। सो हियर आवर चैप्टर फिनिशेस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। सो ओपन योर नोटबुक एवरीबडी, टेक आउट अ रफ notebook and let's do the question answer. Yes, so first we are doing the first question, state whether true or false. First है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में बांटा था, ठीक है। यस, नेक्स्ट, रेडी फॉर द नेक्स्ट, जल्दी से आंसर देना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं उनसे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि देश के लोग क्या सोचते हैं। देश के लोग क्या सोचते हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता लग जाता है क्या? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड एवरीबडी, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। वी आर मोर देन 50 persons in the class. Yes, good. So this is a false statement. वेरी गुड एवरीवन। अभी भी 7-8 बच्चों का ही रिप्लाई आया है। ये चीज़ तो हमने अभी पढ़ी है ना, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो तो सिर्फ ऑफिस वाले क्या सोच रहे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है वही मालूम चलता है। आम जनता क्या सोच रही है, किस चीज़ से सफ़र कर रही है, वो हमें मालूम नहीं चलता, ठीक है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रभावी प्रशासन करने के लिए, इफेक्टिव प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे ज़रूरी है, ऐसा ब्रिटिश सरकार मानती थी। ट्रू और फॉल्स? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीबडी, कम ऑन क्विकली, टी और एफ में भी आप आंसर दे सकते हो, जल्दी। वेरी गुड, अब ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया, अभी भी एक स्टूडेंट रह गए। यस, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। जो अंग्रेज थे उन्होंने अलग अलग सर्वे किए क्योंकि उनका मानना ये था कि किसी भी देश पर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उस देश की पूरी जानकारी होना जरूरी है। यस, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। सो टेक आउट योर नोटबुक एवरीबडी।